Hello students, myself Sarvottam Rao. I heartily welcome you Alpha Prime Classes, a platform which provides you the detailed knowledge of physics for class 11th and 12th and of science class 9th and 10th. स्टूडेंट्स आज मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ. पीछे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर चल रहा है इसके 5 टॉपिक हमने कल कंटिन्यू किए थे. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि उसमें साउंड इफेक्ट थोड़ा सा साउंड प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाई. उसकी वजह से मैं एक्सट्रीमली सॉरी चाहूँगा. मैं क्या करूँगा उसे फिर नेक्स्ट जब भी टाइम मिलेगा मैं उन सारे टॉपिक्स को रिपीट कर दूंगा फर्दर और एक बार और वीडियो में डाल दूंगा उस पर. अभी जो मैंने जैसे भी भेजा है प्लीज़ हेडफोन यूज़ करके उसे स्टडी कर लीजिए. आगे मैं जैसे ये चैप्टर फिनिश होता है टाइम निकाल के एक्स्ट्रा उससे मैं बीच में ही अपलोड कर दूंगा आप लोगों के कन्विंस के लिए. अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपना 6 टॉपिक. कल हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे. 6 टॉपिक आज हमारा शुरू होगा. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक डाइपोल है, वो उस डाइपोल से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट है. अब कंडीशन क्या, ना ही तो एक्सियल लाइन पे ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे. ये जो पॉइंट पी है ये एंगल थीटा बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द डाइपोल. ये जो एंगल बन रहा है मेरे थीटा बन रहा है. तो इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा इस डाइपोल की वजह से, ये हम लोग इसमें ड्राइव करने वाले हैं. अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही होगा डाइपोल क्या होता है. डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं सम फाइनाइट डिस्टेंस से. कि सपोज मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होने चाहिए, अपोजिट नेचर होना चाहिए और उनके बीच कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए. 2L ले लो, 2A ले लो या 2R ले लो, बुक में जो ठीक लगता है वो ले लो. मैं 12 लेके सॉल्व करूंगा. तो ये क्या होता है डाइपोल. अब डाइपोल का एक मोमेंट होता है, अपना इफेक्ट होता है. वो जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है बेसिकली P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू 2QL होता है. और ये वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर को होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड को. तो स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसमें मैंने डाइपोल ले लिया. अब एक डिस्टेंस ले ली. हमेशा जब भी डिस्टेंस लोगे डाइपोल से वो सेंटर से लोगे. ये सेंटर O पॉइंट से मैंने डिस्टेंस ले ली पॉइंट P तक. ये डिस्टेंस है स्मॉल r. अब देखो स्टूडेंट्स पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 2 चार्जेस की वजह से होगा, एक माइनस Q की वजह से और एक प्लस Q की वजह से. और हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल कितना होता है. पहले हम लोग लिखें कैलकुलेट करेंगे किसकी वजह से, नेगेटिव Q की चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा हूं. पहले मैं कितना हो जाएगा हमारा सिंपल, दैट इज V1 में लेट कर रहा हूं. V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स R. डिस्टेंस कितनी, सॉरी डिस्टेंस हम लोग यहाँ R नहीं लेंगे, डिस्टेंस हम लोग यहाँ लेंगे. सपोज ये चार्ज मैंने ये पॉइंट मैंने A मार्क किया हुआ, ये पॉइंट मैंने B मार्क किया हुआ. तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी PA. कोई दिक्कत स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहा हूं. तो V2 कितना हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस के क्यू हम लोग लिखते नहीं है. कितना आ जाएगा ये मेरा Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स PB. क्योंकि जो डिस्टेंस फोर्स लग रही है वो किसकी, सॉरी पोटेंशियल जो लग रहा है वो किसकी, चार्ज की वजह से लग रहा है ना कि सेंटर की वजह से. सेंटर हम लोग ओनली रेफरेंस डिस्टेंस नोट डाउन करते हैं. अब हम लोग निकालेंगे एज, अब हमें डिस्टेंस की वैल्यू रखनी है PA और PB. तो फ्रेंड्स हमें इसमें एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा. अगर हमने डिस्टेंस निकालनी है PA, अब पीछे जो हम लोग निकाल लेते थे PA वो कैसे निकाल लेते थे, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता था पीछे. तो जितने भी हमने फिनोमेना किए, यहां राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा. तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक थोड़ा सा अजम्पशन लेंगे. हम लोग ये मानेंगे जितनी डिस्टेंस ये है इतनी डिस्टेंस यहां पर एक मार्क कर लेंगे. थोड़ा सा इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, जितनी डिस्टेंस ये होगी लगभग इतनी हम यहां ले आएंगे. तो ये डिस्टेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो. ये जो रेफरेंस लाइन थी ये थोड़ी सी एक्सटेंड होकर यहां आ गई और इसे ऐसे ज्वाइन कर दो जी. अब ये कितना था L, ये एंगल कितना बन रहा था थीटा, ये एंगल कितना बनेगा थीटा. तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा L cos थीटा. तो अब ये जो डिस्टेंस है ये सपोज मैंने M ले ली. अब ये जो डिस्टेंस है हमारी PA वो लगभग बराबर होगी PM के, लगभग. सिमिलर वे में B की डिस्टेंस यहां तक R है लेकिन डिस्टेंस ये कितनी लेनी है, इतनी. तो यहां से एक डिस्टेंस मार्क कर लो. ये क्या मैंने एक डिस्टेंस मार्क कर लिया यहां पे.
सिमिलर में थीटा है, ये एल सॉरी ये एल है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ये हो जाएगा मेरा एल कॉस थीटा। ये डिस्टेंस या एन मार्क कर लो। तो जो पी ए डिस्टेंस हो गई वो पी एम के बराबर हो गई मेरी, पी बी डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, पी एन के। तो ये मान लेते हैं लेट पी ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कितना, आर डिस्टेंस तो सेंटर तक है ऑलरेडी, एल कॉस थीटा। बोलो हो जाएगा स्टूडेंट्स। सिमिलर वे में प्लस क्यू चार्ज की वजह से ले लो, पी बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। बोलो स्टूडेंट्स हो जाएगा, कोई डाउट। वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। देन P1 कितना, सॉरी देन V1 कितना हो गया पोटेंशियल मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन R प्लस L कॉस थीटा। और V2 कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस के L कॉस थीटा। बोलो स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब हमने पॉइंट P पे जो नेट पोटेंशियल लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, V1 प्लस V2। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, ये V नेट ले लो, दैट इज V1 प्लस V2। बोलो हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V नेट कितना हो जाएगा मेरा, V1, ये वैल्यू उठा के मैं रख देता हूं। V1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन कितना है ये, दैट इज R प्लस L कॉस थीटा। और प्लस ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अब मैं पॉजिटिव वाला कंपोनेंट पहले लिख लेता हूं, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन कितना हो गया मेरा, R माइनस के L कॉस थीटा, माइनस के, ये माइनस मैंने पहले ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना हो जाएगा ये, Q अपॉन R प्लस L कॉस थीटा। स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट। ये नेक्स्ट वन कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q कॉमन आ गया, अंदर कितना बच रहा है मेरा, 1/R माइनस L कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस L कॉस थीटा। बोलो स्टूडेंट्स ये बन गया। अब यहां देखो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी होगी 9th में, कितना होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, a प्लस बी a माइनस बी हो जाता है स्टूडेंट्स। ये आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा। एलसीएम ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज, यहां क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर माइनस L कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जब एलसीएम लोगे तो ये माइनस वाला कंपोनेंट है, इसमें से प्लस वाला कैंसिल, सॉरी माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, प्लस वाला, दैट इज R प्लस L कॉस थीटा माइनस के, यहां कितना बचेगा, R माइनस L कॉस थीटा। अगर कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया तो मैं यहां बता देता हूं। ये मेरा ऐसे मान लो जैसे नीचे हो गया तुम्हारा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऐसे ले लो, ये एलसीएम क्या आ गया इसका, a माइनस बी a प्लस बी, ये आ गया ना स्टूडेंट्स। तो यहां वाले कंपोनेंट के पास ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा तुम्हारा, a प्लस बी माइनस, ये ऑलरेडी इसके पास प्लस वाला है तो प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम में, और ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस वाला, a माइनस बी। तो ले लेते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन Q एज इट इज हमारा चल रहा है,
इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, 1 प्लस एल कॉस थीटा माइनस के आर, देखो माइनस आर और अंदर जाके प्लस के एल कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ आर से आर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा, दैट इज एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा कितना 2l कॉस थीटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू कितना हो जाएगा ये 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला अपना, P इक्वल टू कितना होता है मेरा 2QL, 2QL एक साइड कर लो, कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 2QL कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो स्टूडेंट बन जाएगा। अब हमें पता है 2QL कितना होता है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो, P कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो स्टूडेंट्स ये हो गया V पोटेंशियल एट पॉइंट P। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट कर देता हूं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंसेस को एज्यूम कर लिया हमने, ये डिस्टेंस ये के बराबर मान ली और ये डिस्टेंस ये के बराबर मान ली, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कॉमन ले लिया और बाकी हमारा फाइनल रिजल्टेंट ये आ गया, ये हमारा पोटेंशियल हो गया एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें दो केस लेने हैं, पहला केस क्या हो जाएगा, अभी तो एट एंगल थीटा पे है, बट अगर हमने निकालना हो एक्सियल लाइन पे, तो पहला अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन पे आ जाता है, तो केस 1 ले रहा हूं मैं, यहां कंप्लीट कर रहा हूं, केस 1 या कंडीशन 1, इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन, कि अगर मेरा पॉइंट P एक्सियल लाइन पे आ जाता है, अब जरा बताओ एंगल कितना बन जाएगा, देखो अभी यहां थीटा था, जब यही पॉइंट यहां पे आएगा तो एंगल कितना 0 डिग्री, थीटा विल बी 0 डिग्री, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना है ये P कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा एक्सियल लाइन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बोलो स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन थी जब पॉइंट P हमारा किस लाइन पे आ जाएगा एक्सियल लाइन पे। दूसरी कंडीशन ले लो केस 2, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे भी तो हो सकता है, इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब जरा ध्यान से देखो, पॉइंट P को इक्वेटोरियल लाइन पे ले जाओ, यहां ये लाइन आ जाएगी, B से सेंटर से जाएगी, ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से जाती है एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो उसे क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 90 डिग्री स्टूडेंट्स, और हमें पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है cos 90 की वैल्यू 0, तो V इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन cos 90 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, एंड cos 90 विल बी 0, तो V इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 0। ये था स्टूडेंट्स मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, 7 टॉपिक रहेगा मेरे इस चैप्टर का। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मींस होता सेम, पोटेंशियल मींस पोटेंशियल की वैल्यू, सरफेस मींस किसी सरफेस के ऊपर। अगर मेरे पास कोई ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है थ्रू आउट ऑल 8 पॉइंट्स, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जस्ट लाइक मेरे पास ये चार्ज है, इसके अराउंड मैंने एक सरफेस ड्रॉन कर ली है,
ये जो सरफेस है ये ड्रॉन कर ली स्फेरिकल फॉर्म में, तो इस सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि ये यूनिट रेडियस है, इसका यूनिट रेडियस सॉरी इक्वल रेडियस है हर जगह से, सेंटर से। तो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज सेम रहेगा तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। सपोज वी पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ रहेगी, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी, वी वी वी। अब इसके अराउंड में एक और सरफेस मानता हूं बाहर, कंसेंट्रिक सरफेस मान ली, उस पर रेडियस क्या हो जाएगा, लगभग बढ़ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी फिर से, क्योंकि यूनिट डिस्टेंस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी वो इक्वली निकलेंगी, इक्वली क्रॉस ओवर करेंगी। तो ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एग्जांपल, एक कोई स्फेरिकल सरफेस ले लो किसी पॉइंट चार्ज के अबाउट, या उसके अराउंड कंसेंट्रिक स्फीयर बनाते जाओ, तो वो भी सारी सरफेस जो होगी उनकी, वो भी सब इक्वली इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ही बिहेव करेगी। नेक्स्ट, किसी लाइन चार्ज के अबाउट ले लो, एक सिलेंड्रिकल शेप में सरफेस बना दी हमने, तो ये भी क्या रहेगी, इक्विपोटेंशियल। सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब स्टूडेंट्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन नहीं पूछता, वो हमसे पूछता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखो, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन इन मूविंग चार्ज, कोई भी अगर चार्ज को हम लोग मूव करते हैं ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो वर्क डन हमेशा हमारा जीरो होता है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब तुम लोग बोलोगे सर, अगर हम लोग चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग वर्क डन तो कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वी बी माइनस के वी ए इज इक्वल टू जितना भी हम लोग वर्क डन करते हैं चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, है ना। अब एक चीज बताओ, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या कंडीशन होती है कि वहां पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सब जगह समान रहता है, इक्वल रहेगा। वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बोला होगा ना, तो कर लो इसमें, v माइनस वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू, और ये कितना हो जाएगा, जीरो, डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू। तो वर्क डन कितना हो जाएगा चार्ज को ए पॉइंट से बी तक पहुंचाने में, दैट इज इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अब ये देखो, ये है मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नॉर्मली हमने चार्जेस में भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती है वो परपेंडिकुलर निकलती है सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल जो सरफेस है उसकी ये फॉर्म में है ना, जहां पे पोटेंशियल अराइज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड always perpendicular to equipotential surface। क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। चलो देख लेते हैं, एज हमें पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, माइनस के एफ इंटू डी आर होता है। एंड फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस के ई क्यू नॉट इंटू डी आर। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ाई है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एफ अपॉन क्यू नॉट, बोलो हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब डी डब्ल्यू, अब वर्क डन जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना होता है, जीरो, तो ये कितना हो गया, जीरो माइनस के ई क्यू नॉट, सॉरी डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा, ई इंटू डी आर। और हमें पता है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कितना होता है, डीवी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डीवी की वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दो पॉइंट्स के बीच में, जीरो होता है। देखिए था ना पीछे, V1 माइनस V2 या VA माइनस VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना, जीरो आया था हमारा यहाँ, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के ई इंटू डी आर। दोनों के बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी।
हाँ, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, और ये कितना हो जाएगा, ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। माइनस साइन लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो मतलब डायरेक्शन के लिए ओनली। तो ई डी आर, और हमें पता है कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 कितनी होती है, कॉस 90 होती है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। जो थीटा की वैल्यू रहेगी दोनों के बीच में वो कितनी होगी, 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersects each other। कि दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, जस्ट लाइक फील्ड लाइंस, दो डायरेक्शन हो जाएंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस defines the strength of, किस चीज की स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। वो कैसे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का dV अपॉन dr इज इक्वल टू माइनस के ई होता है। ये माइनस के ई साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अपोजिट होगी। तो जितना भी हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के आसपास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना हम लोग दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, उतनी ही रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सिमिलर एंड डिसिमिलर चार्जेस। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सरफेस फॉर सिमिलर एंड डिसिमिलर चार्जेस। देख लो बच्चों, पहले मैं सिमिलर चार्ज के लिए बनाऊंगा, ये पॉइंट नहीं आएगा, ये सिंपल। ये है सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, और यहां भी क्या है मेरे पास, एक पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा पास कर लेता हूं मैं इसे। यहाँ पे क्या है मेरा पॉजिटिव चार्ज। पहले इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये मान ली यूनिट रेडियस पे, दूसरी ये बन गई। इसकी पहली ये मान ली, दूसरी ये बन गई। अब कहाँ बनेगी इनकी, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस इनकी क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। ये दोनों की इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव नेगेटिव की बनानी हो, ये पॉजिटिव हो गया मेरे पास, ये नेगेटिव हो गया। देखो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा कहीं यहाँ होगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लेते हैं। ये सपोज पॉजिटिव चार्ज की मैंने बना ली, ये नेगेटिव चार्ज की बना ली, फिर से पॉजिटिव चार्ज, फिर से नेगेटिव चार्ज। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमने सिंपल ऐसे भी ड्रा करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी, ये बनाते थे ना ऐसे हम लोग। तो वैसे ही हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो इसकी क्या करेगी, इधर को थोड़ी सी श्रिंक कर जाएगी, उधर को थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाएगी। सिमिलर वे में ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा ये थोड़ी सी इधर श्रिंक कर जाएगी, उधर थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाएगी, और आएगी फिर यहीं आएगी, बस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये हो गई फॉर सिमिलर चार्जेस। ड्रॉ करने के लिए आता है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इससे नहीं पूछता हूँ। डिसिमिलर चार्जेस, आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक रह जाएगा हमारा, दैट इज हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग 8 टॉपिक अपना कर रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात हो रही है। सिस्टम जहां भी वर्ड आ जाएगा, दो या दो से ज्यादा चार्जेस की बात हो रही है। अब हमारे पास दो चार्जेस थे, सपोज एक Q1 चार्ज था, एक Q2 चार्ज था। दोनों कहां पे थे? इंफिनिटी पे लाई कर रहे थे। दोनों कहां थे? इंफिनिटी पे लाई कर रहे थे। अब क्या किया हमने? इन दोनों चार्जेस को मूव कराया, दोनों चार्जेस को मूव कराया सर्टेन डिस्टेंस। इतना मूव कराया कि इनके बीच कुछ स्मॉल डिस्टेंस रह गई। तो जितना भी हम लोग वर्क डन करते हैं चार्जेस को मूव कराने में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो वर्क डन हमारा कभी भी बेकार नहीं जाता, वो स्टोर हो जाएगा इन दोनों चार्जेस में एज देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो हम लोग क्या करने वाले, Q1 चार्ज इंफिनिटी पे था, इसे उठा के लाए हम लोग, ए पॉइंट तक उठा के लाए, तो कुछ वर्क डन हुआ W1, है ना। अब देखते हैं वर्क डन कितना होगा। दो चार्जेस थे, पहले चार्ज को जब मैं उठा के ला रहा हूं इंफिनिटी से पॉइंट ए तक, तो कितना वर्क डन हुआ? वर्क डन विल बी 0, नो वर्क इज डन। क्यों नहीं वर्क डन हुआ? क्योंकि यहां इसे क्या अपोज करने वाला कोई चार्ज था, ये चार्ज ऑलरेडी इंफिनिटी पे है, तो क्या है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स है जो उसे रोकेगी? नहीं। तो वर्क डन कितना होगा हमारा इस केस में? 0। नाउ इन मूविंग Q2 एट पॉइंट B, अब मैं क्या करता हूं, सेकेंड वाले चार्ज को पॉइंट B तक लेके आता हूं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा? 0। नहीं, इस बार 0 नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी Q1 जो चार्ज है वो इससे कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो ये चार्ज क्या करेगा? इस पे रिपल्सन अप्लाइड करेगा, तो उसकी वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा? कितना होता था वर्क डन का फॉर्मूला हमारा? वर्क डन इन मूविंग चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो वर्क डन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? पहले वाले चार्ज का, और किस चार्ज को लेके आ रहे हो? सेकेंड वाले चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से? Q1 की वजह से, मल्टीप्लाइड बाई Q2, फॉर्मूला वही W अपॉन Q इज इक्वल टू V, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कितना होगा Q1 चार्ज की वजह से? अब देखो पहला वाला चार्ज ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे कोई लोकेशन है, उसकी लोकेशन ड्रॉन करने के लिए हमने क्या कर लिया? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर लिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से जो पहले वाले चार्ज की डिस्टेंस है उसे सपोज हमने पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कितना ले लिया? R1। सिमिलर में सेकंड चार्ज को R2 ले लिया, और इनके बीच की डिस्टेंस अब हमने निकाल ली है। तो बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? दो पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट अगर हमने फाइंड करना तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? कहां पे निकाल रहे हैं हम लोग? फोर्स B पे निकाल रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर से लगेगा? R122। तो ये एक पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लें, इनके बीच कितना हो जाएगा? R122। ये हो गया मेरा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R122, 1 से लग रही है ना फोर्स 2 की साइड को, मल्टीप्लाइड बाई Q2, तो कितना हो जाएगा? सेकेंड वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R122, या सिंपल R भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों के बीच जितनी भी डिस्टेंस होगी। नाउ टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा मेरा कितना? W1 प्लस W2, और ये कितना हो जाएगा नेट वर्क डन? तो W ये कितना? 0 प्लस ये कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R122। अब ये जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो कहां गया? वो स्टोर हो गया इन दोनों चार्जेस में इन द फॉर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो लिख लो कंडीशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन the amount of work done in bringing charges, in moving charges to their respective positions
देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस appears in the form of potential energy of system of charges। तो जितना भी वर्क डन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अब इसे W नहीं लिखेंगे, अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना है Q1, सेकेंड कितना है Q2, R1 to 2। ये डिस्टेंस ये हो जाएगी। तो ये था मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब स्टूडेंट्स एक टॉपिक हमारा और रह गया, वो और कंप्लीट करते हैं।